हेलो एवरीबॉडी, दिस इज यस पंडित हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप। अभी तक हमने पॉलिटी के अंदर 14, 15, 16 तक कवर कर लिया था। जिस तरीके से, जिस क्रोनोलॉजी, जिस सीक्वेंस के साथ मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही पढ़ना। मैंने पहले प्रीएम्बल, बेसिक स्ट्रक्चर, शेड्यूल्स, ये सब याद करने की ट्रिक्स मैंने आपको समझाया था। बेसिक स्ट्रक्चर प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट समझाया था। उसके बाद मैंने फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट 3 स्टार्ट किया था। पार्ट 2, पार्ट 1 नहीं बताया था। पार्ट 3 के सबसे पहले मैंने आपको शुरुआत के आर्टिकल समझा दिए थे। अब मैं सीधा पार्ट 2 पे लेके जा रहा हूं। मैं कुछ आपको इंटर रिलेशनशिप करके चीजें समझाना चाह रहा हूं जिससे आपके दिमाग में क्लैरिटी बैठती रहे। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही चीजों को रिलेट करके पढ़ना, ठीक है ना। क्यों नहीं पढ़ाया मैंने पार्ट 2? क्योंकि यहां पे अब आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 इन चीजों के बारे में बातें होंगी। तो अगर आपको वो पहले नहीं पढ़ाया होता तो आपको यहां पे वो चीजें कैसे हो रही हैं तो समझ में नहीं आएगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला है, दिमाग मेरा, मेहनत आपकी, मेहनत मैं भी कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है, बट आपको ज्यादा करनी है, एग्जाम आपको निकालना है, दिमाग मेरा चलने दो, तो आपको बस फॉलो करना है। तो लेट्स बिगिन द लेक्चर टुडे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सिटीजनशिप क्या है। बहुत ही सेंसिटिव इशू है, बहुत ही सेंसिटिव इशू है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम के अंदर बहुत बवाल हुए हैं कंट्री के अंदर, आपको पता है। इस टॉपिक को लेकर आज हम इसके कॉन्सेप्ट, इसकी जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे। इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझना है, इमोशनली नहीं समझना है। ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ये चीजें ऐसी होती है जिसमें आपको एग्जाम निकालना है, आपको डिबेट नहीं करनी है। तो इट्स बेटर यू शुड अंडरस्टैंड इट कॉन्सेप्चुअली कि क्या किस तरीके से होता है, ठीक है। सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है कि क्या इंडियन हो आप, क्या सच में इंडियन है कोई, तो वो किस बेस पर डिसाइड किया जाता है कि वो इंडियन है, कि उसको इंडिया की सिटीजनशिप दी जा सकती है। अब सबसे पहली अगर मैं बात करूं, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले इधर हटाता हूं कि देखते रहना, ये 2 आंखें और ये इंडियन पे क्वेश्चन मार्क लगा है। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहली बात यह है कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देता है? हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था प्रीएम्बल, वहां लिखा था वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर सुपीरियर रखता है लोगों को, लोग। अब लोग जो है, लोग तो कोई भी हो सकते हैं, तो लोगों को कैसे कैटेगराइज और क्लासिफाई किया जाए, बात वहां से शुरू होती है। जब आप लोगों को क्लासिफाई करते हो कि भाई किसी भी जगह लोग होते हैं, तो लोग 3 तरीके से क्लासिफाई किए जा सकते हैं। पहला जो लोग हैं उनको हम बोलते हैं इन जनरल टेक्निकल लैंग्वेज में पर्सन। जहां पर्सन लिखा है वो पहली कैटेगरी है लोगों की, पीपल की। पीपल मेन था, हमें प्रीएम्बल में पीपल बोला हुआ था। सिटीजन दूसरी कैटेगरी है और माइनॉरिटीज तीसरी कैटेगरी है। मतलब लोगों को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया कि भाई या तो वो पर्सन कहलाएगा, सुनना, या वो सिटीजन कहलाएगा, या फिर वो माइनॉरिटीज की कैटेगरी में आएगा। जब वो पर्सन कहलाता है, अब याद करो आर्टिकल 14, मैंने आपको आर्टिकल 14 समझाया था। जिसने नहीं देखी है, पिछली 6 क्लास आ चुकी है, बिल्कुल देख लेना। ध्यान से सब चीजें कवर होती चली जाएंगी, सब चीजें रिलेट करना, पूरा सिलेबस कायदे से होगा। बस ऐसे समझा रहा हूं वैसे समझते रहना, और पुरानी क्लास जरूर रिवाइज करना। सीरियसली पढ़ोगे तभी सीरियसली पढ़ाने में मजा आएगा। आर्टिकल 14 जो ऐसी चीजें बताता है जो जनरली सबके लिए एप्लीकेबल है, कॉमन है, जो चीजें सबके ऊपर, उनको पर्सन बोला जाता है। आर्टिकल 14 का थोड़ा सा मॉडिफाइड, अंदर घुसने वाला वर्जन, अंदर घुसे थे हम, याद करो 15 और 16 और अंदर घुस गए थे। जहां पे डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड बातें आने लग गई थी, वहां पे आर्टिकल 15 आ गया था, वो सिटीजन्स पे एप्लीकेबल है। मतलब जहां पे आर्टिकल 15 की बात आ जाती है, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट चीजों की सेवियर की बात आ जाती है, उन लोगों को सिटीजन बोला जाएगा। समझ में आ रहा? आर्टिकल 14 इन जनरल जो भी पर्सन होते हैं, पर्सन, सिटीजन, माइनॉरिटीज कौन होते हैं? पीपल, वी द पीपल, जो सबसे सुपीरियर होते हैं, ठीक। आर्टिकल 15 सिटीजन्स की बात करता है, डिस्क्रिमिनेशन से बचाव देता है, लेकिन वहां पे जो वो एप्लीकेबल है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स पे एप्लीकेबल है। माइनॉरिटीज की अभी हम आगे चल के बात करेंगे। आर्टिकल 29 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो माइनॉरिटीज को क्लासिफाई करता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन और चीजें बताता है। इसका मतलब जो पीपल है वो 3 कैटेगरी में डिफाइन किए जा सकते हैं अलग अलग तरीके से, 14, 15 और आर्टिकल 29। अब ध्यान से बात को सुनो। पहले जो हमारी कंट्री थी, जो इंडिया थी, इंडिया काफी बड़ा था। पाकिस्तान भी इधर से पार्ट था उसका। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है आपका बांग्लादेश वाला, ये भी हमारा ही, इंडिया का ही पार्ट था। जब हम लोगों का पार्टीशन हुआ, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, तो पहले पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हुआ था। उस समय पे जब पार्टीशन हुआ, जब पार्टीशन कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, तो बहुत सारे लोग इधर से उधर, उधर से इधर ट्रांसफर हुए। जब उनको पता लगा कि भाई 10 लाख के आसपास, अगर मैं बात करूं तो 10 लाख के आसपास लोग माइग्रेट करे थे।
अब एक बड़ी सी कंट्री जिसको अनडिवाइडेड इंडिया बोलते थे, अब वो टूट के दो पार्ट में हो गया, एक हो गया पाकिस्तान, एक हो गया इंडिया। अब आप मुझे ये बताओ, अगर आप इंडिया में एक अथॉरिटी रखते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हो, सिस्टम बनाने जा रहे हो इस कंट्री का, तो आपके सामने दो प्रॉब्लम सबसे बड़ा कंफ्यूजन लेके खड़ी हो जाएंगी। पहली प्रॉब्लम यह है कि अब कंट्री का जो दायरा है, जो बाउंड्री है, वो डिसाइड की जाए कि भाई कंट्री कहां से कहां तक हम कंट्री मानेंगे। इतना पार्ट तो चला गया, तो वो लाइन वाइन जो बनी है उसकी हम बात आगे चल के करेंगे, चीजें सारी समझेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तो वो पहली प्रॉब्लम जो कंफ्यूजन था लोगों के आगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें डाल रहे थे, वो ये था कि भाई इंडिया की बाउंड्री फिक्स की जाए। पहला कंफ्यूजन, नंबर वन। सुनना, अभी मैं समझाऊंगा पार्ट वन भी आगे चल के। दूसरा कंफ्यूजन ये था कि यार अगर बाउंड्री फिक्स कर दी, चलो बढ़िया है, तो वो बाउंड्री के अंदर जो लोग हैं उनमें से कौन कौन से लोगों को उस कंट्री, मतलब इंडिया का सिटीजन बोला जाएगा, क्योंकि यहां पे 10 लाख के आसपास के लोग ऐसे भी है जो इधर से उधर, उधर से इधर हुए। समझ में आ रहा है? इसका मतलब जब भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, अगर हम बात करें लिखा जा रहा था, उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल करने की बात है, जब लिखा जा रहा था, तो कंफ्यूजन धीरे धीरे डिस्कशन के साथ दूर किए जा रहे थे। तो जब 26 जनवरी, कलर चेंज कर लेता हूं मैं इसका, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, 26 जनवरी 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लगाया गया, लागू हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस टाइम पे सिटीजनशिप को, बात को सुनना, बाउंड्री पहले डिफाइन हो चुकी है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। पहले 2-3 आर्टिकल और पढ़ लेंगे राइट्स के, उसके बाद उनकी बात करेंगे। पार्लियामेंट पढ़ लेंगे, उसके बाद उसकी बात करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट वो चीजों को अल्टर कर सकता है। मैंने बताया जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे ही पढ़ना, ठीक। वापस आ जाओ। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया। लोगों ने उससे पहले सोचा, दो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाले। पहली थी बाउंड्रीज की, दूसरी थी सिटीजनशिप की। और 26 जनवरी 1950 में सिटीजनशिप को डिवाइड कर दिया गया दो तरीके से डिसाइड करने के लिए, कि भाई सिटीजनशिप अब दो तरीके से डिसाइड होगी। पहला तरीका वो होगा कि जो लोग इंडियन सिटीजन हैं, बात को सुनना, जो लोग इंडियन सिटीजन हैं, 26 जनवरी 1950 के दिन उनको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। और वो जो सिटीजनशिप दे दी जाएगी और वो जो सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी, वो आर्टिकल 5 से 8 सिटीजनशिप पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंदर आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक के आर्टिकल्स आते हैं। सिटीजनशिप 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू होते टाइम डिवाइड किया गया, बताया गया कि यहां पे सिटीजनशिप दो तरीके से क्लासिफाई की जाएगी। पहला तरीका, आज के दिन जो हम बना रहे हैं, जो लोग सिटीजन हैं इंडिया के, वो लोग कौन है, वो डिसाइड किया गया यहां से, जिसमें आर्टिकल लिख दिए गए 5 to 8, 5 से 8 उन लोगों पे लागू करता है, उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है तो 26 जनवरी 1950 के दिन इंडिया के सिटीजन थे उस दिन जो है। अब 26 जनवरी 1950 के बाद जो लोग इंडिया के सिटीजन होंगे, उनकी इंफॉर्मेशन पता करने के लिए, उन पे क्या क्या चीजें लागू हो रही हैं, उन चीजों को डिस्कस करने के लिए आफ्टर 26 जनवरी 1950 आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि आप एक्ट बना सकते हो। बवाल हुआ है अभी। सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन दो तरीके से डिफाइन करता है। पहला, 26 जनवरी 1950 के दिन जो इंडियन सिटीजन है, क्लियर, 5 से 8 में डिफाइन हो जाएगा उनका काम। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं आज से 50 साल बाद कौन सिटीजन होगा या आज कौन सिटीजन होगा, जो 26 जनवरी 1950 के बाद सिटीजनशिप डिफाइन की जाएगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन वो पावर पार्लियामेंट को आर्टिकल 11 के थ्रू देता है, और ये कहता है कि ये ताकत पार्लियामेंट के पास है कि वो सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू डिफाइन कर सके, चीजों में चेंजेस ला सके डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। समझ में आया इतना? ठीक। अब हम बात करेंगे, यहां पे दो पार्ट हो गए। एक कि भाई 26 जनवरी 1950 को कौन सिटीजन है, दूसरा 26 जनवरी 1950 से बाद में कौन सिटीजन है। बाद में कौन सिटीजन है को डिफाइन करने के लिए दो इंपॉर्टेंट एक्ट है। एक है सिटीजनशिप एक्ट 1955 और एक है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो 11 दिसंबर को आया था। बीच में छोटी छोटी चीजें और हैं, उसको भी हम देखेंगे क्योंकि वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चेंजेस आर्टिकल 11 इधर 5 से 8। बिल्कुल बढ़िया सर। अब सबसे पहले 1 by 1 हम बात करेंगे आर्टिकल्स की। 5 से 8 की बात कर लेते हैं पहले। ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन
26 जनवरी 1950 को कौन सिटीजन है वो डिफाइन करता है आर्टिकल नंबर 5 और आर्टिकल नंबर 6, 7, 8 के थ्रू क्लासिफिकेशन होती है। ठीक, आर्टिकल नंबर 5 ये कहता है कि यहां पे सिटीजनशिप डिफाइन की जाएगी डोमिसाइल के थ्रू। डोमिसाइल का मतलब समझो। डोमिसाइल का मतलब होता है कि आप किसी जगह के अगर डोमिसाइल हो तो मतलब उस जगह पे आपके अपना घर है खुद का, या आपके घर वालों का, मतलब बेसिकली आपका खुद का परमानेंट रेजिडेंस है वहां। तो आर्टिकल 5 ये कहता है कि सिटीजनशिप जो डोमिसाइल के बेसिस पे डिफाइन की जाएगी, वहां पे बंदे का परमानेंट घर होना चाहिए, है ना, देना पड़ता है ना अपने आपका कि भाई हम यहां रहते हैं, परमानेंट हाउस होना चाहिए आपका या आपके ग्रैंड पेरेंट्स से, किसी का भी, और मतलब यहां हिंदी वाला और है, एंड है ये, साथ में इन तीनों में से एक चीज पक्का एप्लीकेबल होनी चाहिए, तभी आप आर्टिकल 5 के हिसाब से 26 जनवरी 1950 के सिस्टम के हिसाब से इंडियन सिटीजन कहलाओगे। पहला, इंडिया में पैदा होना चाहिए, बिल्कुल। दूसरा, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स वो इंडिया में पैदा हुए हो। तीसरा, 1945 से आप इंडिया में रह रहे हो, मतलब कहने का ये है 26 जनवरी 1950 को ये चीज लागू हुई थी कि कौन इंडियन सिटीजन होगा। उसमें ये कहा गया कि किसका इंडिया में घर है, अभी रह रहे हो इंडिया में, घर हो आपका, या फिर उसके साथ साथ, या फिर भी नहीं, उसके साथ साथ आप इंडिया में ही पैदा हुए हो, इंडिया की बाउंड्री फिक्स हो चुकी है, उस बाउंड्री में पैदा हुए हो, या फिर ये वाला ऊपर वाला तो फिक्स है, अब यहां या फिर है, तीन, पैदा आप हुए हो, आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स हुए हो, या फिर अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स पैदा नहीं हुए, घर तो होना चाहिए, बट 1945 से आप उसी बाउंड्री में जो इंडिया की बाउंड्री डिफाइन हुई है उसमें रह रहे हो, मतलब 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से रह रहे हो। अगर आपका परमानेंट घर नहीं है, और इनमें से कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको 26 जनवरी 1950 को इंडिया में रहना अलाउ नहीं किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप सिटीजन नहीं कहलाओगे। समझ में आया? परमानेंट घर होना चाहिए, साथ में इन तीनों में से कोई एक चीज वैलिड होनी चाहिए। ये आर्टिकल 5 बताता है 26 जनवरी 1950 के हिसाब से। बाद वाली बात नहीं करेंगे, वो एक्ट से होगी। जो 26 जनवरी 1950 के बाद वाली बात है कि सिटीजन आप हो कि नहीं हो, मैं हूं कि नहीं हूं, वो बात होगी सिटीजनशिप एक्ट से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 5 तो ये बता गया, अब आ जाओ आर्टिकल 6। देखो, मैंने आपको बताया था कि 10 लाख लोग ऐसे थे जो इधर से उधर और उधर से इधर हुए थे, माइग्रेट हुए थे ना, घर छोड़ छोड़ के भागे थे, बवाल हुए थे, आप तो जानते हो, आपने मूवी सारी देखी है। आर्टिकल 6 माइग्रेंट्स की बात करता है, आर्टिकल 6 माइग्रेंट्स की बात करता है। आर्टिकल 6 ये कहता है कि 19 जुलाई, डेट को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1907, 1948, ये एक डेट फिक्स की गई जिस दिन परमिट सिस्टम दिया गया। परमिट सिस्टम का मतलब होता है आपको परमिट है, आप इधर से उधर जा सकते हो, उधर से इधर आ सकते हो, परमिट सिस्टम। आर्टिकल 6 ऐसे लोगों की बात करता है जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए हो, पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट किए हो, या तो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए हो। सुनना, आर्टिकल 5 तो जनरल लोगों की बात कर रहा था जो इंडिया में ही थे, उनकी बात कर रहा था, ठीक है ना, जो इंडिया में ही रहते थे, इंडिया की बाउंड्री में उनका घर था। आर्टिकल 6 उन लोगों की बात करता है जो पाकिस्तान से इंडिया आए हो, डेट फिक्स की गई 19 जुलाई 1948, या तो इससे पहले आए हो या इसके बाद आए हो। अब आर्टिकल 6 ये कहता है कि अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया आए हो, पहले आ गए हो अगर आप इंडिया, तो आप इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हो, आपको मिल जाएगी। कंडीशन ये है कि या तो आप इंडिया में पैदा हुए हो। सुनना, आर्टिकल 6 माइग्रेंट्स की बात करता है जो पाकिस्तान से इंडिया आए हो 19 जुलाई 1948 से पहले या उसके बाद। अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले आए हो तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, बट आपके साथ ये चीज एप्लीकेबल होनी चाहिए, तो आप खुद इंडिया में पैदा हुए हो जो बाउंड्री फिक्स की गई है, आपके घर वाले पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हुए हो, या फिर साथ में एक चीज और है कि जब आप इंडिया आ गए हो तो आप रह रहे हो वहां पे बहुत टाइम से। समझ में आ रहा है? या तो आपके साथ में लोग पैदा हुए, जैसे फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से इंडिया वापस आए, 1948 से पहले आ गए, उसके बाद आप रह रहे हो इंडिया में, वापस नहीं गए, नहीं टहलने चलते हैं पाकिस्तान देख के आते हैं कैसा चल रहा है उधर, ऐसा नहीं। इसका मतलब अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया आए हो तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अगर आप उसके बाद वापस नहीं गए हो और
साथ में आप यहाँ पर पैदा हुए हो, आपके पेरेंट्स पैदा हुए हो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हुए हो। समझ में आ गया? 19 जुलाई 1948। ये कब डिसीजन लिया जा रहा है? 26 जनवरी 1950 को लिया जा रहा है। कौन कौन सिटीजन आज के दिन में है? आगे की बात एक्ट से होगी। अब उन लोगों की बात की गई जो 19 जुलाई 1948 के बाद उधर से इधर आए, पाकिस्तान से इंडिया आए, है ना। माइग्रेंट्स तो है ही। अनडिवाइडेड इंडिया था, सब इंडियंस थे, डिवाइड कर दिया गया, कुछ इधर से उधर, उधर से इधर गया। उनकी बात हो रही है कि कौन अब इंडियन बाउंड्री के अंदर एज अ सिटीजन राइट्स को, जो राइट्स दिए जाएंगे ना, सिटीजन को राइट्स देते हैं, सब किसी को राइट थोड़ी देते हैं, सिटीजन को भी देते हैं। तो कौन कौन सिटीजन है उसकी यहाँ पे डिसीजन लिया जा रहा है। जो 19 जुलाई 1948 के बाद वापस आए हैं उन पे काफी सारी कंडीशन लगती है, उनको ये सारी कंडीशन फॉलो करनी है, तभी उनको सिटीजनशिप मिल सकती है। पहली कंडीशन सारी फॉलो करनी, खुद पैदा हुए हो, ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हुए हो, पेरेंट्स पैदा हुए हो, प्लस परमिट लेके वापस आए हो, जो परमिट सिस्टम इस डेट पे था। ऐसा नहीं चुपके से अंदर अंडरग्राउंड आ गए, है ना, होता है ना, पिक्चर देखो ना भाईजान, इधर से उधर टनल बना के आ गए, ऐसे नहीं, कायदे से आना। साथ में जब इंडिया वापस आए हो तो 6 महीने से वहीं रहे हो चुपचाप, है ना, परमिट लेके आए हो। पहले तो परमिट लेके आना चाहिए, ऐसे आप बार बार भाग जाओगे। और अगर आ गए हो तो 6 महीने टिके हो वहां पे। ये नहीं कि यार आ गया, हम नहीं, मन नहीं लग रहा है, उधर ही जाएंगे पाकिस्तान, हम नहीं। उसके साथ में आपने एप्लीकेशन दी हो रजिस्टर्ड ऑफिसर को कि भैया मैं इंडियन हूं, मुझे प्लीज सिटीजनशिप दे दो, और उस बंदे ने आपको इंडियन माना हो। अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद आए हो तो ये सारी कंडीशन आपको अप्लाई आपके ऊपर होती है, तभी आप एज सिटीजन यहां पे रह सकते हो। समझ में आ गया है? पैदा हुए हो आप, आपके मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा, कोई तो पैदा हुआ हो, है ना, सब उधर ही पैदा हो गए थोड़ी होगा। परमिट लेके आए हो, अंदर से घुस के अंडरग्राउंड नहीं आए हो। परमिट लेने आने के बाद 6 महीने कम से कम टिके हो, और उस बीच में आपने एप्लीकेशन वगैरह दी हो कि मैं बनना चाहता हूं सिटीजन, मैं हूं सिटीजन, एक्चुअली बनना क्या चाहता हूं, इस तरीके से, देन ओनली यू विल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 6, या आर्टिकल 6 बोलता है। आर्टिकल 5 किसकी बात करता था? जो इंडियन बाउंड्री में जिनका घर था, उनका घर प्लस एक कंडीशन और चाहिए होती थी। आर्टिकल 6 उनकी बात करता है जो पाकिस्तान से इंडिया आए हो 19 जुलाई 1948 से पहले या बाद में। पहले आ गए तो सिटीजनशिप मिल जाएगी। कंडीशन बहुत नॉर्मल सी कंडीशन है, पैदा होना है और रहना है, वापस नहीं जाना है। यहां बहुत सारी कंडीशंस, ऑब्वियस बात है, एक डेट फिक्स की जा रही है। अब आ गया इन सबका बाप, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, इन सबका बाप है आर्टिकल 7। सुनो, आर्टिकल 7 ये कहता है अगर आर्टिकल 5 आपको बोलता है आप इंडियन सिटीजन हो, आर्टिकल 6 बोलता है आप इंडियन सिटीजन हो, तो अगर मैं आर्टिकल 7 होके ये बोल देता हूं आप इंडियन सिटीजन नहीं हो, तो आप नहीं हो। आर्टिकल 7 ओवरराइड्स आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 को उड़ा देता है अगर ये चाहे तो। मतलब अगर आर्टिकल 7 के हिसाब से आप सिटीजन इंडिया के नहीं हो तो आर्टिकल 5 और 6 कुछ भी बोल रहा हो, आप पाकिस्तानी ही हो। समझ में आ रहा है? ठीक, आप पाकिस्तान के ही हो अगर आर्टिकल 7, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 को ओवरराइड करता है। करता कैसे? लेट्स सी दिस। आर्टिकल 7 ये कहता है कि 1 मार्च 1947, 19 जुलाई 1948 आर्टिकल 6 में था, आर्टिकल 7 है। 1 मार्च 1947 अगर आप इसके बाद, सुनना, आफ्टर 1 मार्च 1947 अगर इसके बाद आप इंडिया से पाकिस्तान जाते हो, आप 6 में पाकिस्तान से इंडिया आए थे। आर्टिकल 7 ये कहता है कि अगर आप 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान जाते हो तो आपकी सिटीजनशिप कैंसिल, आपको मिल ही नहीं सकती। अगर आप 5 के हिसाब से सिटीजन बन रहे हो, 6 के हिसाब से सिटीजन बन रहे हो, बट अगर आप 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया में सिटीजन होते हुए इंडिया से पाकिस्तान जाते हो तो आपकी सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी, आप सिटीजन नहीं हो फिर इंडिया के, आप पाकिस्तान के सिटीजन हो फिर। क्लियर? पहली चीज तो क्लियर हो गई। 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से बाहर नहीं जाना, पाकिस्तान नहीं जाना, खत्म बात। ठीक। दूसरी चीज ये कहता है अगर आपको टहलने का मन हुआ हो और आप इंडिया से पाकिस्तान चले गए टहलने 1 मार्च 1947 के बाद, फिर आपको लगा नहीं यार इंडिया ही जाना, अपना देश अपना, फिर आप वापस आ गए हो। अगर आप पाकिस्तान जाके फिर वापस आते हो, आपको समझ में नहीं आता और आप टहलने निकल जाते हो पाकिस्तान और फिर वापस आते हो इंडिया, तो अब आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। कंडीशन आपको ये 5 प्रूफ करने होंगे। चुपचाप बैठे रहना, जहां इंडिया मिल गए तो काय घूमने गए, क्यों घूमने गए भाई, है बेमतलब पाकिस्तान चले गए 1 मार्च 1947 के बाद, आप वापस आओगे तो प्रूफ तो मांगेगा ना, कहां भाई पाकिस्तान क्यों है। तो वहां पे ये 5 कंडीशन लगती है उस बंदे पे। आर्टिकल 7 पहली चीज, आर्टिकल 5 बाउंड्री के अंदर वाले लोगों की सिटीजनशिप डिफाइन करता था। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से इंडिया आने वाले माइग्रेंट्स की सिटीजनशिप डिफाइन करता था। डेट 19 जुलाई 1948 से पहले या उसके बाद।
आर्टिकल 7 दोनों को ओवरराइड करता है कि अगर बाई चांस दोनों के साथ सिटीजन मिल गई बट 7 के हिसाब से नहीं आप सिटीजन हो रहे हो तो आप गड़बड़ कर रहे हो। मतलब अगर आप 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए तो आप पाकिस्तान में ही रहो, बट अगर आपको लगता नहीं मुझे वापस आना है तो फिर आप प्रूफ दो कि आप इंडियन सिटीजन हो। प्रूफ देने के लिए आप खुद पैदा हुए हो बाउंड्री के अंदर, आपके मम्मी पापा कोई ना कोई तो पैदा हुआ, वही सारी चीजें। परमिट लेके इधर उधर हो रहे हो, ये नहीं अंडरग्राउंड इधर उधर हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा किसी को। वैसे तो अंडरग्राउंड अगर गए हो तो अंडरग्राउंड वापस आ गए तो पता किसी को चल रहा है, लेकिन हम तो बुक की बात कर रहे हैं ना, बजरंगी भाईजान की बात नहीं कर रहे। उसके बाद फिर वही सारी चीजें एप्लीकेबल है। परमिट से वापस आओगे, इंडिया से पाकिस्तान गए थे वापस आ रहे हो, तो परमिट से आओगे और उसके बाद 6 महीने रहोगे, एप्लीकेशन दोगे, रजिस्ट्रार आपको मानेगा तो ठीक है, वही सेम चीज है। इसका मतलब अगर आप वापस जाके पाकिस्तान वापस आते हो तो आपको प्रूफ देने पड़ेंगे, तभी सिटीजनशिप आपको मिल सकती है। और अगर आप नहीं आते वापस तो फिर आप तो पाकिस्तान की हो ना, ऑब्वियसली बात, इंडियन थोड़ी हो, फिर इंडिया होगी पाकिस्तान में कैसे रह लोगे। आर्टिकल 7 यहाँ पे हो गई, मतलब 5 और 6 और 7 हमने यहाँ पे समझ लिया है। हम बात कर रहे हैं 26 जनवरी 1950 में इंडियन सिटीजन कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन किसको ताकत देता है, किसको बनाता है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने छोड़ दिया था 26 जनवरी 1950 के बाद पार्लियामेंट पे कि आप बनाओ जिसको सिटीजन बनाना है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, तभी बवाल होते हैं। आर्टिकल 8 उन लोगों की बात करता है जो इंडिया के बाहर रह रहे होते हैं, किसी और कंट्री में रह रहे होते हैं, कहीं और रह रहे होते हैं। तो आर्टिकल 8 बहुत आसान है। आर्टिकल 8 कहता है कि आप बाहर चाहे रह रहे हो बट आप इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, या तो आप खुद पैदा हुए हो, आपके मम्मी पापा या आपके ग्रैंड पेरेंट्स कोई ना कोई अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो और आप बाहर रह रहे हो, तो उस केस में आप सिटीजनशिप ले सकते हो। अनडिवाइडेड इंडिया लिखा है यहां, समझ रहे आ रहा है ना। बाहर चले गए हो लेकिन आप अगर इंडिया सिटीजनशिप लेना चाहते हो तो कोई ना कोई आपके घर का इंडिया की बाउंड्री के अंदर पैदा होना चाहिए, पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए बेटा, समझ में ना। नहीं पाकिस्तान हो और बाउंड्री वहां है, आपका घर वहां है और आप ले रहे हो यहाँ की सिटीजनशिप, ऐसे नहीं। बाहर चले गए, चालू थे, लेकिन अब आपको वापस अगर आना है तो आपको उस बाउंड्री के अंदर का प्रूफ देना पड़ेगा, घर दिखाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो पैदा होना चाहिए ना उस बाउंड्री के अंदर। दूसरा, इसके साथ साथ जिस कंट्री में आप रह रहे हो वहां आपने अपने आप को कुछ बताया होगा ना कि भैया मैं अफ्रीकन हूं, मैं ये हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं इंडियन हूं, मैं नाइजीरियन हूं, मैं ये हूं, तो वहां पे आप एज ए इंडियन रजिस्टर्ड होने चाहिए। इसका मतलब ये आर्टिकल 8 ये कहता है कि आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप किसी और कंट्री में रह रहे हो, अगर साथ में 2 चीजें आपके एप्लीकेबल है, आपके घर का कोई ना कोई यहां का पैदा हुआ हो, साथ में आप जिस कंट्री में रह रहे हो वहां पे एज ए इंडियन उन्होंने आपको ठप्पा मार के रजिस्टर्ड किया हो। डन, ये आर्टिकल 8 हो गया। आ जाओ आर्टिकल 9, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा शानदार और खतरनाक और कंट्रोवर्शियल बवाल हुए ना। आर्टिकल 9 ये कहता है कि अगर आपने 26 जनवरी 1950 से पहले किसी और फॉरेन बाहर की कंट्री की सिटीजनशिप ले रखी है तो आपको इंडिया का तो मतलब ही नहीं होता, भाग लो वहीं पे। अगर 26 जनवरी 1950 से पहले आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले रखी है या अप्लाई की है या आप लेना चाहते हो तो इंडिया की तो बेटा नहीं मिलेगी, निकल लो। इसका आर्टिकल 9 ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस ये कहता है कि अगर आपने 26 जनवरी 1950, क्योंकि हम उसी की बात कर रहे हैं, 26 जनवरी 1950 वाले दिन की बात कर रहे हैं कि अब इस पॉइंट पे किस किस बंदे को इस बाउंड्री के अंदर अलाउ किया जाए। बाउंड्री हम फिक्स कर चुके हैं पार्ट 1 के अंदर, पार्ट 2 के अंदर किस बंदे को यहां अलाउ करना है ये हम पता कर रहे हैं। ये पता करने के लिए हमने सिटीजनशिप का सिस्टम बनाया जिसमें हमने डिसाइड किया 26 जनवरी को किस किस को यहां बैठाना है और 26 जनवरी के बाद किस किस को बैठाना है, ये पार्लियामेंट को यहां बना के हमने उसको करने को टास्क दे दिया। समझ में आ गया होगा। नॉट सिटीजन, बाहर गए किसी और की अगर सिटीजनशिप ली 26 जनवरी से पहले, 1950 से पहले, तो अब यहां की नहीं मिलेगी, निकल लो। आर्टिकल नंबर 10, आर्टिकल नंबर 5, 6, 7 इंपॉर्टेंट है, 8, 9 इज बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं उनके अंदर डिफिकल्ट। आर्टिकल 10 की बात करते हैं। आर्टिकल 10 ये कहता है, आर्टिकल 10 ये बताता है कि सिटीजनशिप जो है वो सिटीजनशिप 26 जनवरी 1950 के बाद पार्लियामेंट डिसाइड करती है, उसके पास ये ताकत है। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को पावर देने की बात कर रहा है कि भाई अगर 26 जनवरी 1950 के बाद की बात करोगे, आर्टिकल 10 ये कहता है, तो पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉज, एक्ट, वो सब बना सकता है सिटीजनशिप पे। आर्टिकल 11 इसी चीज को आगे लेके गया और ये डिफाइन करता है कि भैया पार्लियामेंट के पास ये सारी पावर है कि वो 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी सिटीजनशिप की बात होगी उसे वो डिसाइड करेगा। पार्लियामेंट को 2 पावर यहां पे मिलती हैं। पहली पावर ये मिलती है
पहली पावर ये मिलती है कि वो नए लॉ ला सकता है सिटीजनशिप से रिलेटेड, कोई भी नया टाइप की चीज ला सकता है कि भाई ये सिटीजनशिप के लिए होना चाहिए। दूसरा, जो आर्टिकल नंबर 5, 6, 7 इन सब में डिफाइन किया गया था सिटीजनशिप को लेके, इन सबको भी चेंज कर सकता है। इसका मतलब पार्लियामेंट हैज द सुप्रीम पावर नाउ। पार्लियामेंट हैज द पावर टू चेंज और अमेंड एनीथिंग व्हाटएवर इट फील्स लाइक। उनको जो भी लगता है, ऐसे एकदम से तो नहीं हो जाता ना, वोटिंग होती है, सबको सब रिप्रेजेंटेशन तो हमारी होती है ना, वोट तो हम ही देते हैं उनको, वहां हम ही पहुंचाते हैं, है ना। तो अगर उनको लगता है दे हैव द एबिलिटी, दे हैव द पावर, और यहां 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज बताई गई है। आर्टिकल 11 ये चीजें डिफाइन करता है कि 26 जनवरी से बाद वाली जो चीजें होंगी, पार्लियामेंट हैज द पावर। समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे ये चीजें एड ऑन हुई है, वो मैं बात करूंगा जब मैं बीच में अमेंडमेंट्स लेके आऊंगा, आपको समझाऊंगा कहां कहां से चीजें आई हैं। ये जो पावर यहां पे दी गई है नए लॉ या नए एक्ट बनाने की या चेंजेस लाने की, इसी पावर की एक्सरसाइज जो थी वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 से स्टार्ट हुई। सिटीजनशिप एक्ट 1955 से स्टार्ट हुई, जहां पे पहली बार बनाया गया एक्ट, पहली बार सिस्टम बनाया गया कि भाई 26 जनवरी से बाद की बात अब हम करेंगे। और अभी रिसेंटली जो बहुत बड़ा अमेंडमेंट एक्ट आपको दिखा है 2019 वाला, 11 दिसंबर को आया है, ये भी इसी पार्ट के अंदर आता है। मतलब बेसिकली अगर मैंने आपको समझाया जो अभी तक, वो ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे ऊपर पीपल है। पीपल मतलब पर्सन, सिटीजन या माइनॉरिटीज। यहां पे इनकी जो सिटीजनशिप है, यहां पे जो बीच वाला पार्ट आता है, वो डिफाइन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जब 26 जनवरी को लग रहा था, लागू हो रहा था, उससे पहले डिस्कशन हो चुका था, उस समय ये बताया गया कि भैया यहां पे दो पार्ट में सिटीजनशिप क्लियर की जाएगी। पहला आज की डेट में और आज की डेट के बाद की डेट में। बाद की डेट में पार्लियामेंट पे जाएगा, आज की डेट पे हम बता दे रहे हैं। हम बता देने के लिए आर्टिकल 5, 6, 7 वहां पे क्लियरली डिफाइन किए गए। उसके बाद 10 और 11 आगे चल के बताया गया कि भाई ऐसे 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 कर सकते हैं। 1955 का पहला सिटीजनशिप एक्ट आया, उसको मॉडिफाई किया गया, कई बार चीजें आई लगी, और 2019 में नया सबसे बड़ा अमेंडमेंट आया, जिसके चक्कर में लोग क्या क्या नहीं कर बैठे। थोड़ा सा सिटीजनशिप एक्ट के बारे में समझ लेते हैं। अभी हमने जो पढ़ा है, अभी तक जो हमने पढ़ा है, वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 26 जनवरी 1950 वाली बात पढ़ी है ना। ये डेट मैंने कितनी बार बोल दी होगी, कम से कम 20 बार बोल दी होगी ना, रट गई होगी अब तक तो आपको कि भाई इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। मैं एक भी चीज फालतू नहीं बोलता हूं, हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, इस चीज को ध्यान रखना। सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप लेने के लिए सिटीजनशिप एक्ट की बात हो रही है। मतलब अब कौन सिटीजन है 26 जनवरी 1950 के बाद, 21वीं बार बोला, उसकी बात हो रही है। वो कैसे सिटीजन बन सकता है? 5 तरीके हैं: बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन, नेचुरलाइजेशन। BDRIN। नेचुरलाइजेशन याद रखना अलग से, ये आपका BDRI, बद्री। बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन, नेचुरलाइजेशन, बद्री, और लास्ट में नाथ, बद्रीनाथ, एन से नेचुरलाइजेशन। इन 5 तरीकों से कोई भी एक्ट सिटीजनशिप लेने के तरीके डिफाइन करता है, एक्विजिशन डिफाइन करता है। सिटीजनशिप लेने के तरीकों का इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन, 1955 और 2019 के बीच का कंपैरिजन, और 2019 में क्या क्या चीजें ऐसी थी जिन चीजों की वजह से बहुत ज्यादा बवाल हो गए, और हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो। सारी क्लासेस रिवाइज करके आते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है, जितने बच्चे मुझे ज्यादा दिखते हैं पढ़ाने में भी मजा आता है और आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। बस क्लासेस सारी फॉलो करो जितना मैं बता रहा हूं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। करंट अफेयर वीकली हर संडे को आने स्टार्ट हो जाएंगे, हर संडे को पूरे हफ्ते करंट अफेयर आएगा, कहीं से कुछ मत पढ़ना। 3-4 न्यूज़पेपर का पूरा करंट अफेयर मैं खुद निकाल के दे दूंगा आपको। हर हफ्ते संडे को एक लेक्चर आया करेगा करंट अफेयर स्पेशल वीकली, वो आप बस देखते रहो, नोट्स बनाते रहो। दैट इज मोर देन इनफ। मेहनत करो बस, आप दिमाग हम लगा रहे हैं। खुश रहो, टेक केयर। हाँ, नोट्स के लिए फिर से बता रहा हूं, कैटलिस्ट ग्रुप ऑफिशियल टेलीग्राम पे सर्च कर लेना। बाकी नंबर मैं आपको फिर से दे देता हूं टेलीग्राम का, जहां आप मैसेज कर सकते हो 6397788939। और हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसका नाम है कैटलिस्ट ग्रुप ऑफिशियल। नंबर सेव कर लेना और सेव करके फिर इसको सर्च करना, टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको। नोट्स वगैरह हमारे सारे दिए जा रहे हैं, क्लासेस की अपडेट्स और मोटिवेशन। ठीक है। Have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination? That is engineering services, GATE और state services। कभी सोचा है क्यों selection नहीं होता है? Let me tell you. Let me give you the basic introduction कि होता क्यों नहीं है। Let me explain you the things.
The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the question lectures. What we'll do, we'll complete each and every question in the class. Previous year से उठा के expected questions तक सब कुछ हम क्लास में कर लेंगे. जितने भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे आईएएस के लिए हैं, चाहे गेट के लिए है, चाहे एसएससी के लिए, और जो भी फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज गेट और आईएएस टॉपर्स हैं. अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे. लेट्स सी दैट. पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा. जितना भी फैकल्टीज का लाइव सेशंस मिलेंगे जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के. सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो. साथ में हम आपको नोट्स देंगे जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना ईजी रहेगा. कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको A to Z ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा. हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग. अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो. तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू. So I welcome you all to the Catalyst Group. Visit the link below. Call us for admissions. Our new version 1.1 is already launched and admissions are open under all our courses. Thank you.